तो सबसे पहले हमने देखना है एक एक्वेटिक इफेक्ट क्या है इसका, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन और एक्वेटिक लाइफ पे इसका क्या इफेक्ट आएगा। देखो सबसे पहले जो पोल्यूटेड वाटर है ये क्या करता है, ये रिड्यूस करता है डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट। आपको पता है एक्वेटिक लाइफ में ऑक्सीजन जो है वो डिज़ोल्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, वाटर में जो ऑक्सीजन है वो डिज़ोल्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अब ये क्या करेगा, जब वाटर पोल्यूशन इफेक्टेड होगा, वाटर पोल्यूटेंट होगा, तो वाटर पोल्यूटेंट से क्या होगा, ये रिड्यूस करेगा डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट को। इसकी वजह से क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएंगे सेंसिटिव ऑर्गेनिजम्स। अब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सेंसिटिव हैं वाटर पोल्यूशन से, जैसे फाइटोप्लैंक्टन, छोटे छोटे ज़ूप्लैंक्टन, ठीक है ना, जो बेंथोस और बेंथिक जोन में रहते हैं। इसके साथ साथ में मोलस्कस वगैरह भी इससे इफेक्टेड होंगे, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट आपने यही रखना है याद कि पोल्यूटेड वाटर जो है ये रिड्यूस करता है डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट को। इसकी वजह से क्या होता है, सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इकोसिस्टम से ही एलिमिनेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक बात है, अगर वो इकोसिस्टम से ही एलिमिनेट होंगे तो फूड चेन चलेगा क्या? फाइटोप्लैंक्टन से ही फूड चेन चलता है, तो फूड चेन अगर इफेक्टेड हो गया तो इकोसिस्टम पूरा डिस्टर्ब रहेगा, ठीक है ना। क्लियर है ये पॉइंट? तो ये था नंबर 1 पॉइंट, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट इज जैसे बायोसीड्स, पीसीबी और हैवी मेटल्स हैं। बायोसीड्स, पीसीबी और हैवी मेटल्स, ये तीनों जो हैं ये एलिमिनेट किए जाते हैं। इनको डायरेक्टली एलिमिनेट किया जाता है सेंसिटिव एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से, है ना। सॉरी, ये क्या करते हैं, ये एलिमिनेट करते हैं सेंसिटिव एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को। जैसे मैंने अभी बताया फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ज़ूप्लैंक्टन्स हैं, मोलस्कस हैं, छोटी छोटी फिशेज़ हैं जो बड़ी सेंसिटिव होती हैं केमिकल्स के लिए, जो बड़ी सेंसिटिव होती हैं पोल्यूटेंट वाटर के लिए, तो वो एलिमिनेट हो सकती है। क्लियर है ये पॉइंट? तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। व्हाट इज़ पीसीबी? पॉलीक्लोरोनेटेड बाइफिनाइल्स है ये। हैवी मेटल्स जैसे मरकरी आ गया, कैडमिनियम आ गया, लेड आ गया, आर्सेनिक आ गया, एंटीमनी आ गया, ठीक है ना। ये सारे जो हैं ये पोल्यूशन, ये हैवी मेटल पोल्यूशन काज करते हैं, ठीक है ना। आप आगे जाके एक ब्रांच पढ़ोगे जिससे कहते हैं टॉक्सिकोलॉजी, है ना, और टॉक्सिकोलॉजी में आप हैवी मेटल पोल्यूशन के बारे में पढ़ोगे, ठीक है ना। तो वहाँ पे हर एक मेटल का क्या इफ़ेक्ट है वो पढ़ते। लेकिन आपने इन शॉर्ट हैवी मेटल्स में याद रखना है, मरकरी याद रखना है, कैडमियम याद रखना है, उसके बाद फ्लोराइड्स याद रखने हैं, आर्सेनिक याद रखने हैं। ये पढ़ने हमने जब हम देखेंगे ना इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, तो वहाँ पे एक एक मेटल को लेंगे हम और उसका ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट है वो डिस्कस करेंगे। जैसे मरकरी मिनामेटा डिजीज़ काज करता है, या एटाई डिजीज़ किससे होती है, ऑचोच डिजीज़ किससे होती है, ठीक है ना, फ्लोरोसिस किससे होती है, बून डैमेज किस मेटल की वजह से होती है। ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे पढ़नी है, ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो बायोसीड्स है या पीसीबी है या हैवी मेटल्स हैं, ये डायरेक्टली एलिमिनेट करते हैं जो भी सेंसिटिव एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। तो सेंसिटिव एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स मैंने 3 बताए। एक बताया मैंने फाइटोप्लैंक्टन्स, ज़ूप्लैंक्टन्स एंड मोलस्कस। क्लियर ये पॉइंट? नाउ द थर्ड वन इज दैट इज हॉट वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्रीज व्हेन एडिड टू वाटर बॉडीज। जब हॉट वाटर, देखिए अब क्या होता है कि बहुत, मैंने कल भी बताया था आपको कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है वाटर को एज ए कूलेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है वो मशीनरी को कूल तो करता है, लेकिन वाटर आपको पता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है, उसके बाद वो हॉट हो जाता है। जब वो गर्म हो गया तो उसके बाद अगर हम उसको डायरेक्टली डिस्चार्ज करते हैं वाटर बॉडीज़ में, तो वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज करने की वजह से जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन कंटेंट है, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन कंटेंट जो वाटर का होता है वो कम हो जाता है। अब अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन कंटेंट वाटर का कम हो जाएगा तो जो ऑर्गेनिजम्स एक्वेटिक लाइफ में रह रहे हैं तो वो तो ऑक्सीजन के लिए सर्वाइव हैं डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन पे। अगर उसका कंटेंट कम हो गया तो वो उनमें क्या हो जाएगा, उनमें डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो उन्होंने जाहिर सी बात है यहाँ तो वो केमिकल की तरफ चल पड़ेंगे, तो उससे कहते हैं जब उनको डिमांड बढ़ेगी केमिकल्स की तो उससे कहते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तो उससे कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ से केमिकल ऑक्सीजन डिमांड शुरू होती है, ठीक है ना। तो केमिकल्स पे जब डिपेंडेंट हो जाएंगे वो ऑक्सीजन के लिए तो दैट इज़ नोन एज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो वो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन के लिए ही, ऑक्सीजन होगी तभी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म जो है वो डिमांड करेगा ऑक्सीजन को। क्लियर है? नाउ अच्छा, उसके बाद इसके क्या क्या काजेज़ हैं, तो मैंने कुछ काजेज़ लिखे हैं वाटर पोल्यूशन के। क्या क्या काजेज़ हैं? सबसे पहले आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है ना।
तो इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी, वाटर का ज़्यादा इस्तेमाल होगा, वाटर ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो वाटर जब इंडस्ट्री से डिस्चार्ज होगा तो वो तो हॉट होगा, तो वो कॉज करेगा थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन का एक्वेटिक लाइफ पे बहुत बड़ा इफेक्ट है, फिशेज़ को डाई करेगा, फाइटोप्लैंक्टन मर जाएंगे, ज़ूप्लैंक्टन रहेंगे नहीं, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा प्लास्टिक्स, ठीक है ना। अब प्लास्टिक्स में केमिकल्स होते हैं, बिस्फेनोल नाम का एक केमिकल होता है प्लास्टिक में, पॉलीइथीन कंपाउंड होते हैं प्लास्टिक में, तो ये भी बहुत सारे कंपाउंड जो कार्सिनोजेनिक होते हैं, तो एक्वेटिक लाइफ में भी कार्सिनोजेनिक होंगे, एक्वेटिक लाइफ में भी ये कैंसर काज करेंगे। ज़रूरी नहीं ह्यूमन में ही कैंसर काज करते हैं, कैंसर तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो सकता है, ठीक है ना। तो इनमें भी एक काज होगा। एंड पॉलीथीन बैग्स, इसके अलावा जो हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना, तो पेस्टिसाइड्स को कहते हैं परसिस्टेंट पोल्यूटेंट, ठीक है ना। ये हमारे इन्वायरमेंट में 100 साल रहेगा, ठीक है ना। परसिस्टेंट पोल्यूटेंट में एग्जांपल आप याद रख सकते हो DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इसके साथ साथ आप DDT के साथ DDT के साथ BHC, बेंजीन हेक्साफ्लोराइड, ये भी आप इस्तेमाल, ये भी है एक परसिस्टेंट पेस्टिसाइड। इसके अलावा जो फर्टिलाइज़र्स हम इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली केमिकल फर्टिलाइज़र्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी मेन काज है वाटर पोल्यूशन का। क्लियर है। इसके अलावा बढ़ती हुई पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, इंक्रीजिंग एक्सपांडिंग पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती जा रही है, वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है ना, और कंटेमिनेटेड वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, चाहे वो म्यूनसिपैलिटी हो, हाउस होल्ड हो, एग्रीकल्चरल हो, सीवेज हो, ठीक है ना, ये चीज़ें इसमें आती हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अर्बनाइजेशन, जितनी ज़्यादा अर्बनाइजेशन बढ़ती जाएगी, जितनी ज़्यादा जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे अर्बन एरियाज़ में, सिटीज़ में, तो अर्बनाइजेशन बढ़ेगी। और अर्बनाइजेशन एक ट्रेंडिंग फिनोमिनन आजकल के वर्ल्ड में चल रहा है, और जितनी ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रही है उतना ज़्यादा वाटर का यूज़ हो रहा है वहाँ पे, तो अल्टीमेटली वही फिनोमिनन वहाँ पे भी हो रहा है, जिसकी वजह से वाटर इफेक्ट हो रहा है। क्लियर है ये चीज़। इसके अलावा नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज़ यूट्रोफिकेशन। अब हम क्या करते हैं, हम जो भी एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में लोग जुड़े हुए हैं वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं। अब क्यों वो फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको क्रॉप यील्ड ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना। क्रॉप यील्ड ज़्यादा करने के लिए वो डैम श्योर फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं। अब वो फर्टिलाइज़र्स पे डिपेंडेंट हो गए हैं, फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करके आल्दो उनकी फसल जो है वो ठीक उगती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, रेन होता है, रेन वाटर के साथ वो वॉश आउट हो जाता है, स्ट्रीम, रिवर्स, पॉन्ड्स में आ जाता है, उसके बाद वो अल्टीमेटली किसी वाटर बॉडी में चला जाएगा, या लेक में जाएगा या ओशन में जाएगा, ठीक है ना, या सीज वगैरह में जाएगा। उससे क्या होता है, वहाँ पर नाइट्रोजन, आपको पता है फर्टिलाइजर्स आर रिच इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और यूरिक एसिड में ये रिच होते हैं। अब क्या होता है, जब इनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है ना, कहाँ पे, एक्वेटिक ये वाटर बॉडीज़ में, जब इनकी कंसनट्रेशन बढ़ जाती है तो वहाँ पे ग्रोथ हो जाती है एल्गी की, ठीक है ना, और वो क्या करते हैं, वो पूरे वाटर सरफेस को ऊपर से कवर कर लेती है, ठीक है ना, उससे कहते हैं एल्गल ब्लूम फॉर्मेशन। क्या कहते हैं, एल्गल ब्लूम फॉर्मेशन। और एल्गल ब्लूम फॉर्मेशन किसका रिजल्ट है, यूट्रोफिकेशन का रिजल्ट है। यूट्रोफिकेशन क्या है, इंक्रीज या एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर बॉडीज स्पेशली ड्यू टू नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। आप यूरिक एसिड भी जोड़ सकते हो। क्लियर है ये पॉइंट। अच्छा, इसके अलावा आता है माइनिंग। अब देखिए बहुत सारी माइनिंग एक्टिविटीज़ की जाती हैं, माइनिंग एक्टिविटीज़ में भी वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। वाटर इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ी रॉक जो है वो क्या हो जाता है, वो लूज़ हो जाती है, उसके बाद उसको और डिगिंग करते हैं, तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल होता है। इसकी वजह से उसके बाद एग्रोकेमिकल वेस्ट, एग्रोकेमिकल वेस्ट जो वेस्ट एग्रीकल्चर, जो केमिकल वेस्ट एग्रीकल्चरल फील्ड या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से निकलता है, उससे हम कहते हैं एग्रोकेमिकल वेस्ट। उसके बाद न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ यूट्रोफिकेशन वाले में ही यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट ट्रेंडिंग, दैट इज थर्मल पोल्यूशन। देखिए थर्मल पोल्यूशन क्या होता है, मैंने बताया कि ज़्यादातर एज अ कूलेंट वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं वाटर को, उसकी वजह से जब डायरेक्टली उसको हम डिस्चार्ज कर लेंगे वाटर बॉडी में तो वो वाटर बॉडी हॉट हो जाएगी ड्यू टू हॉट वाटर तो वहाँ पे पोल्यूशन काज करेगी, उससे हम कहते हैं थर्मल पोल्यूशन। उसके बाद ऑयल स्पाइलेज यानी कि ऑयल स्पिल्स, तो मैंने बताया आपको ऑयल स्पिल्स जो है वो शिप्स वगैरह यूज़ करती हैं, शिप्स वगैरह डिस्चार्ज करती हैं, ठीक है ना। और मैंने ये भी बताया था कि हमने रेगुलरली शिप्स को चेक करना है कि ये इनमें कहीं लीकेज तो नहीं है, ऑयल स्पिल्स तो नहीं हो रहा है। ऑल्दो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक बैक्टीरिया लिया है जिसे सुपर बग कहते हैं, स्यूडोमोनास पुटिडी। ये स्यूडोमोनास पुटिडी ऑल्दो किसी हद तक जो है ऑयल स्पिल्स को एंगल्फ कर रहा है, लेकिन
कितना भी कंट्रोल हो सके इससे, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आता है डिसरप्शन ऑफ सेडिमेंट, जो छोटे छोटे सेडिमेंट्स हैं वो डिसरप्ट रहेंगे। उसके बाद एसिड रेन पोल्यूशन, तो एसिड रेन पोल्यूशन भी एक मेजर इंपॉर्टेंट काज है वाटर पोल्यूशन का। तो एसिड रेन में बेसिकली 2 मेन एसिड्स आपने याद रखने हैं, एक आपने याद रखना है नाइट्रिक एसिड और दूसरे आपने याद रखना है सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये या 2 तरीके से हमारे लैंड सरफेस पे आते हैं, एक वेट डिपोजिशन से और दूसरा ड्राई डिपोजिशन से आते हैं। ये हमने क्लियर अच्छे से पढ़ा है, क्लियर है ये चीज़। उसके बाद आता है रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट जब रेडियो एक्टिव डिके होता है, जब रेडियो एक्टिव डिके होता है उस टाइम जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज़ क्लाइमेट चेंज। अब ये क्लाइमेट चेंज किसकी वजह से हो रहा है? ये क्लाइमेट चेंज ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसेज अपनी कंसंट्रेशन से बियॉन्ड द लिमिट जा रही हैं, इसकी वजह से भी ये हो रहा है। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस पर इफेक्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज दैट इज इफेक्ट ऑन एक्वेटिक इकोसिस्टम। क्लियर है चीज़? पिछली स्लाइड पे कोई कंफ्यूजन? इस पे कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना? नो नो, दैट इज इफेक्ट ऑन एक्वेटिक इकोसिस्टम। आप देखिए, अगर ये हायर है, ये दिस इज ई नॉट डब्ल्यू, ठीक है ना। हायर अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ एक्टिविटी ऑफ डिकम्पोजर्स। आप देखिए, अगर ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा बढ़ गए, अगर ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा बढ़ गए, ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा बढ़ने से जो इंक्रीजेज द रेट ऑफ एक्टिविटी ऑफ डिकम्पोजर, डिकम्पोजर्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है ना, उनका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा तेज़ हो जाता है। इस कलेक्टिवली कॉल्ड सीवेज फंगस। आपको पता है फंगस को क्या कहते हैं? फंगस को क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर्स कहते हैं, बेस्ट डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, है ना। तो सीवेज फंगस बनेगी, सीवेज मतलब उधर बंच में ये फंगस बनेगी। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ बिकमिंग डिकम्पोज थ्रू माइक्रोबियल एक्टिविटी। अगर ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो डिकम्पोज हो रहा है माइक्रोबियल एक्टिविटी से ज़्यादा मात्रा में, उससे कहते हैं प्यूट्रिसिबिलिटी। क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं प्यूट्रिसिबिलिटी। आई बात समझ? तो सीवेज फंगस और प्यूट्रिसिबिलिटी में कोई फ़र्क? तो ये क्वेश्चन आएगा, प्यूट्रिसिबिलिटी क्वेश्चन आएगा, इसको आपने लैंडमार्क करके रखो, इसको आप बादलों में छुपा दो, ठीक है ना, लिख के ना बादल बना देना है, उसको हाईलाइट कर लेना है, ठीक है ना, ताकि आपको पता लगे कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ये चीज़? तो मैंने क्या, एक बार फिर से बताऊंगा मैं, अगर ज़्यादा मात्रा में, अगर ज़्यादा तादाद में ऑर्गेनिक वेस्ट इंक्रीज़ हो गया, तो ऑर्गेनिक वेस्ट इंक्रीज़ होने से माइक्रोबियल एक्टिविटी जो डिकम्पोजर्स की है, डिकम्पोजर्स यानी कि फंगस की जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाते हैं और इन्हें कलेक्टिवली कहते हैं हम सीवेज फंगस, है ना। और सीवेज फंगस क्या करती है? इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है, ये ज़्यादा से ज़्यादा डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को और उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्यूट्रिसिबिलिटी। क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़े? नाउ तो मैंने लिखा है यहाँ पे, फोकस ऑन योर स्टडीज, योर हार्ड वर्क मेक्स योर ड्रीम सक्सेसफुल, ठीक है ना। आपके हार्ड वर्क ही आपके ड्रीम्स को सक्सेसफुल बनाएगा, तो आपने फोकस करना है स्टडीज़ पे। क्लियर है ये चीज़? आप देखो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या है? द हायर द ऑक्सीजन कंजप्शन, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन कंजप्शन ज़्यादा होगी, देयर बाय काज अ ड्रॉप इन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, है ना। अब कंजप्शन ज़्यादा बढ़ रही है तो ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का कंटेंट जो है उसमें ड्रॉप आ रहा है। द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इंक्रीज इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, है ना। अब इससे क्या होता है? ऑर्गेनिक वेस्ट का इनपुट इंक्रीज हो रहा है और इससे हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर है ये चीज़? है ना। तो अब क्या आता है? द लोअर द ऑक्सीजन कंटेंट, अगर ऑक्सीजन कंटेंट कम हो गया, अगर एक्वेटिक लाइफ में ऑक्सीजन की कमी हो गई, ये कह रहा है, अगर एक्वेटिक लाइफ में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो ये क्या करेगा? इट मे किल मैनी सेंसिटिव एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, ये छोटे छोटे सेंसिटिव एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म कर लेगा, जैसे प्लैंकटॉन्स आ गया, फिश आ गया, मोलस्कस आ गए, इन चीज़ों को ये ख़त्म करेगा। क्यों? क्योंकि फिश जो है वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेता है, मोलस्का जो है वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेता है। ये ऑक्सीजन तो इन्होंने यूज़ की प्यूट्रिसिबिलिटी में, डिकम्पोजर्स ने, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आ गया। डिमांड आएगा तो वो किस पे सर्वाइव करेगा? ऑक्सीजन ही नहीं है, फिर उसको मजबूरन दौड़ना पड़ता है या केमिकल्स की तरह। क्लियर है ये चीज़? तो दिस इज नोन एज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो गया तो इन 3 चीज़ों पे इफेक्ट बैडली आता है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर मैंने लिखा है, ऑयल स्पिल्स डैमेज मैरीन बायोडाइवर्सिटी एंड आल्सो डैमेज कोरल रीफ्स। जो ऑयल स्पिल्स है ये क्या करते हैं? ये डैमेज करते हैं मैरीन बायोडाइवर्सिटी, जितना भी एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी है उसको। इसके साथ आपको पता है ऑयल बेसिकली शिप्स जनरेट करती हैं, शिप रिलीज़ करती हैं, और शिप्स वगैरह ओशंस और सीज में ही चलती है, तो वहाँ पे मैरीन वाटर है, वहाँ पे फ्रेश वाटर तो है नहीं। तो ऑयल स्पिल जो है ये क्या करता है? ये मैरीन बायोडाइवर्सिटी को डैमेज करता है और डैमेज करता है कोरल रीफ्स को, ठीक है ना। और कोरल रीफ्स
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये मैक्सिमम प्रोड्यूसर का भी काम करते हैं फूड चेन के लिए, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है। क्लियर है जी। उसके बाद आपने एक और याद रखना है, देखिए मैंने एक बात की कि शिप्स वगैरह जो है वो मैरीन, अब बहुत सारे नेशनल वाटरवेज हैं, जैसे गंगा हुगली वाटरवे है ना, NW1 जिसको बोलते हैं, इलाहाबाद से लेकर कोलकाता तक जाता है, तो वहाँ पे भी तो शिप्स वगैरह चलती हैं, तो उनमें भी डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन में नहीं रहना कि मैरीन बायोडाइवर्सिटी को ही ऑयल स्पिल्स डैमेज करता है। अगर रिवराइन पे चल रहा है तो ये रिवराइन यानी कि एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी को भी डैमेज करेगा, ठीक है ना। अच्छा, नाउ दूसरा क्या कहता है, हाई टेम्परेचर ऑफ वाटर लोअर्स द रेट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। आप क्या दूसरा, हाई टेम्परेचर ऑफ वाटर लोअर्स द डिजॉल्व्ड रेट ऑफ ऑक्सीजन इन विच it has a lower rate of putrescibility resulting in increased organic loading many species as। अब इसमें क्या होता है, जब ऑर्गेनिक लोडिंग ज़्यादा होगी, प्यूट्रेसिबिलिटी कम हो गई, इसमें बहुत सारी स्पीशीज़ जैसे सैल्मोन है, ट्रॉट है, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, मतलब कि हाई टेम्परेचर पे ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। इनके लिए रिप्रोडक्शन के लिए लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ट्रॉट वगैरह रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, एग लेइंग नहीं होगी, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, दैट इज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन प्लांट्स। तो इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन प्लांट्स में सबसे पहला आता है फाइटोटॉक्सिसिटी। तो फाइटोटॉक्सिसिटी क्या होता है कि जब प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं हार्मफुल केमिकल पोल्यूटेंट्स, जब प्लांट हार्मफुल केमिकल पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है ना, जो वाटर में डिजॉल्व है थ्रू इट्स रूट से वो लेंगे, इट कैन लीड टू पॉइजनिंग, ये प्लांट को पॉइजनस बना देते हैं, इट लीड टू ग्रोथ रिटार्डेशन इन प्लांट। तो प्लांट जो है वो ड्वार्फ रहेगा, है ना, प्लांट में ग्रोथ रिटार्ड रहेगी। तो ये पॉइंट समझ आया, इसको दोबारा समझाने की ज़रूरत तो नहीं है ना, आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट क्या कहता है, इसके अलावा दूसरा कहता है वाटर पोल्यूशन जो है, दिस वाटर पोल्यूशन कैन लीड टू इंक्रीज लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, है ना। इस वाटर पोल्यूशन से क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स बढ़ता है, जैसे सोडियम और पोटेशियम, है ना, सोडियम और पोटेशियम, सॉरी वहाँ पे पोटेशियम की जगह फॉस्फेट लिख लेना, ठीक है ना, सोडियम और फॉस्फेट लीडिंग टू यूट्रोफिकेशन। इससे क्या होता है, यूट्रोफिकेशन, याद रख लेना, पोटेशियम की जगह फॉस्फेट लिखना है, भूलना नहीं, ठीक है ना। इसकी वजह द प्रोसेस स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ एल्गी। अब देखिए इससे क्या होगा, मैंने बताया आपको एल्गा ज़्यादा बढ़ेगा, एल्गा क्योंकि न्यूट्रिएंट्स मिले ना, नाइट्रोजन फॉस्फेट कंपलसरी है प्लांट की ग्रोथ के लिए, तो एल्गी को जब नाइट्रोजन फॉस्फेट मिलेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगी, ज़्यादा नंबर में बनाएगी और पूरे पानी को ढक लेगी, बनाएगी एल्गल ब्लूम। क्या बनाएगी, अब सनलाइट डायरेक्टली पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। अब जो प्लांट्स हैं ऑन द बॉटम ऑफ सीज या ऑन द बॉटम ऑफ वाटर बॉडीज, उन्हें सनलाइट डायरेक्ट नहीं मिल रही है, ठीक है ना, तो वो तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। एल्गल ब्लूम को तो मिल रहा है, लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट भी है, इसका एक्वेटिक लाइफ पे नेगेटिव इफेक्ट भी है। एंड दीज एल्गी कंप्लीट द प्लांट्स फॉर न्यूट्रिएंट एंड कैन लीड टू न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इन प्लांट। क्यों, क्योंकि ये एल्गी जो है ये सारा खा लेती है तो दूसरों के लिए रखेगी नहीं। जैसे आप लोग जाओगे ना घर में तो सबका खाना खा लिया, बाकी क्या खाएंगे, है ना। तो सेम इज द केस फॉर दिस। अब देखो नेक्स्ट, व्हेन इंडस्ट्रीज रिलीज हीटेड वाटर, जब इंडस्ट्रीज रिलीज करते हैं हीटेड वाटर इनटू वाटर बॉडीज, जब थर्मल पावर प्लांट से या इंडस्ट्रीज से, इसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर का टेम्परेचर है, वाटर बॉडीज का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। जब वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और बहुत स्पीशीज़ का जो नेचुरल हैबिटाट है वो डिसरप्ट रहता है। क्या रहता है, एक्वेटिक स्पीशीज़ का जो नेचुरल हैबिटाट है वो डिसरप्ट रहता है, और इससे क्या होता है, इट लीड्स टू रिड्यूस एंजाइमेटिक फंक्शनिंग इन प्लांट्स। तो एंजाइमेटिक फंक्शन जैसे रुबिस्को वगैरह जो है, यहाँ पेप कार्बोक्सिलेज वगैरह अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। क्लियर है ये चीज़, तो काम अच्छे से नहीं कर पाएगा तो फोटोसिंथेसिस फूड कैसे बनेगा, तो आगे वो ट्रांसमिट कैसे करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, द रिलीज ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू वाटर प्रोड्यूसेस चेंज इन। अगर ऑर्गेनिक वेस्ट हमने वाटर में रिलीज किया तो उससे क्या होगा, पीएच में चेंज आएगा, है ना, वाटर बॉडीज का जो पीएच है उसमें चेंज आएगा और इससे टॉक्सिसिटी बढ़ेगी। अगर इससे टॉक्सिसिटी बढ़ेगी प्लांट्स में बाय एब्जॉर्बिंग पोल्यूटेंट वाटर। अब जाहिर सी बात है, पोल्यूटेंट वाटर अगर हम जंक फूड खाते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं, भाई प्लांट की भी तो, प्लांट बॉडी भी तो, अगर उससे भी अडल्ट्रेट कंडीशंस में रहना पड़ेगा, है ना, तो फिर उसको सर्वाइव करने के लिए वो चीज़ें लेनी पड़ेगी और उससे प्लांट पॉइजनस हो जाता है। और वही पॉइजनस प्लांट का अगर फूड एज ए सोर्स ऑफ फूड हमने ले लिया तो, है ना, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट क्या कहता है, द रिलीज ऑफ डिटर्जेंट्स दैट कंटेन फॉस्फेट इनटू वाटर बॉडीज। अब अगर डिटर्जेंट हमने वाटर बॉडीज में रिलीज किया
तो यहाँ पे फॉस्फेट एनरिचमेंट होता है, और फॉस्फेट एनरिचमेंट होगा तो यूट्रोफिकेशन तो होगा ही, लेकिन अगर फॉस्फेट एनरिच वाटर प्लांट ले लिया तो इससे क्या होगा, ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी, ग्रोथ रिटार्ड होगी, सेल डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपने नोट रखना है। नाउ द लास्ट बट नॉट लीस्ट, कहते हैं इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करेंगे, कंटेमिनेटेड वाटर कैन लीड टू अ पुअर यील्ड ऑफ क्रॉप। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में कंटेमिनेटेड वाटर का इस्तेमाल हम करेंगे तो उससे पुअर यील्ड होगी क्रॉप की, मतलब क्रॉप बहुत कम पैदावार देगा, एज वेल एज इट्स लो क्वालिटी एंड क्वांटिटी, इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी भी कम रहेगी। क्लियर है ये चीज़? तो ये था आज का टॉपिक, दैट इज इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन एक्वेटिक एंड प्लांट। तो मैंने क्या लिखा है, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग बिग देन स्टे कंसिस्टेंट ऑन योर गोल। ठीक है ना? अगर आपने कुछ बड़ा करना है तो आपने कंसिस्टेंसी इख्तियार करनी है। क्लियर है? एक ये कोट आपने याद रखना है, और दूसरा आप ये वाला कोट याद रखोगे, दैट इज फोकस ऑन योर स्टडीज, योर हार्ड वर्क्स मेक योर ड्रीम सक्सेसफुल।